हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग। ये वेक्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्केलर और वेक्टर के बारे में जानेंगे लोग। फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे लोग, और उसके बाद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। और फिर एक और आता है टॉपिक कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, उसको स्टार्ट करेंगे लोग। ये वेक्टर का पहला वीडियो है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस छोटा होगा। लेकिन सेकंड लेक्चर में हम लोगों में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वीडियो में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे पूरा, और फोर्थ में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, और फिफ्थ में क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे ही वेक्टर 5-6 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। अब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे कि सबसे पहले दो क्वांटिटी होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में सिंपल क्या होता है, एडिशन होता है। ये अलजेब्रा वाला एडिशन है, जैसे 2 + 3 = क्या होगा, जैसे 3 + 4 = 7 होगा, तो वो तो स्केलर मतलब अलजेब्रा वाला है। लेकिन वेक्टर में 4 + 3 आपका 5 भी हो सकता है, 4 + 3 आपका 7 भी हो सकता है, और 4 + 3 आपका 1 भी हो सकता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, तब समझ में आएगा। तो स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं अभी। तो सिंपल क्या होता है, दोज क्वांटिटी which have only magnitude, इसमें क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया था। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसको केवल मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो अब 9th में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसमें पढ़ा होगा क्या कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस = अगर हम 10 किलोमीटर लिखे, तो ये क्या है, केवल 10 क्या है, एक मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है। अब यूनिट तो सब में लगाएगा 1 किलोमीटर, लेकिन वही बात करें कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने 9th में देखा था। अगर हम बोले कि 10 किलोमीटर कहाँ, टुवार्ड्स ईस्ट, तो हम टुवार्ड्स ईस्ट लगा दिए, यानी क्या, हम डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं। तो डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आ गया। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप लोग अभी आगे फिर काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब टाइम भी हो गया। अब कोई आपसे पूछेगा आप कितना घंटा पढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा 4 घंटा पढ़ते हैं। वैसे थोड़े बताइएगा कि 4 घंटा ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। बस केवल क्या है, 4 घंटा, यानी 4 घंटा 4 आवर्स क्या है, केवल एक मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वही बात अगर हम करें कि वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होगा, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, उसको क्या बोला जाता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। इस क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड रहेगा और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा। यहाँ तक तो 9th में पढ़ा होगा डेफिनेशन। लेकिन फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है, इसी पर यही तो हम पूरा वेक्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर में। तो ये तो हमको वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ ये एक क्या, ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को जो फॉलो करता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसको स्केलर क्वांटिटी, ऐसे तो टेंसर क्वांटिटी माना जाता है, लेकिन उसको स्केलर ही मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्यों नहीं मानता है, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ
वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद से वेलोसिटी, अभी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आएगा। ये सब क्या है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, बिल्कुल रहता है, और क्या डायरेक्शन एक रहता है, बिल्कुल रहता है। तो इसीलिए क्या हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो कि 3 स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एग्जांपल के तौर पर बताए। तो ये क्या हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। अब देखिए, अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये तो बेसिक बात था जो कि पहले से ही पता था। तो रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से करते हैं। पहला क्या हो गया, एक हो गया डायग्राम से, और एक करते हैं दूसरा क्या हो गया, मैथमेटिकल करते हैं, तो डायग्राम से केवल देखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका होता है कि एक एरो हम बना देंगे। डायग्राम वाला वही होता है, एक एरो बना देंगे। तो एरो का जो एरो का जो हेड है ना, एरो का हेड, वो ये क्या है, हेड है। तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। तो ये जो हेड है वो क्या दिखाता है, हेड डिनोट क्या करता है कि हेड बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में है, उसको वो हेड दिखाता है। लेकिन ये जो लेंथ ऑफ टेल हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरो का एक डंडी होता है, तो वो क्या हो गया, एरो जितना लेंथ ऑफ एरो जो है ना, लेंथ ऑफ एरो जो है वो क्या बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया। तो हेड क्या बताता है, हेड बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। और ये जो लेंथ ऑफ जो एरो का लेंथ है वो क्या बताता है कि वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मान लीजिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इस तरह में है, क्योंकि लेंथ छोटा है तो मैग्नीट्यूड छोटा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है और ये छोटा है। तो डायग्राम वाला तरीका यही होता है कि लेंथ ऑफ जो एरो होता है वो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड बताता है। अगर लेंथ ऑफ एरो छोटा रहेगा तो मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, लेंथ ऑफ एरो बड़ा रहेगा तो वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब बार बार हम ये लेंथ एरो बना के थोड़े बताएंगे, इसीलिए मैथमेटिकल तरीका आया। मान लीजिए कि इसको रिप्रेजेंट करने का, मान लीजिए एक कोई ए है, ए एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर एक ए है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा दें। अगर ये फोर्स है, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, अगर फोर्स है तो एफ के ऊपर एरो लगा देंगे। तो ये क्या, इससे रिप्रेजेंट हो गया कि हाँ भाई ये जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरो वाला बार बार हम नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो गया। इसीलिए इससे अच्छा मैथमेटिकल तरीका है। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड क्यू, रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड क्यू। वेक्टर पी और क्यू को रिप्रेजेंट करना है। पी जो है वो 20 न्यूटन है अलोंग ईस्ट, और क्यू जो है वो क्या है, 20 न्यूटन अलोंग वेस्ट है। P 20 न्यूटन अलोंग क्या है, ईस्ट है, और Q क्या है, तो इसमें 20 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर P क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 20 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन भी दिया है, यानी ये P वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया क्या, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया साउथ हो गया। तो अलोंग नॉर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन, यानी ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 20 न्यूटन हो गया, तो ये 20 न्यूटन क्या हो गया, अलोंग ईस्ट हो गया, और ये 20 न्यूटन क्या हो गया, अलोंग क्या हो गया, ये वेक्टर P इज इक्वल टू, ये क्या है, वेक्टर P है, और ये वेक्टर
क्यू है। तो ये क्या हो गया, बस यही रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हाँ भाई वेक्टर P जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में है 20 न्यूटन, और वेक्टर Q है वो वेस्ट के डायरेक्शन में है कितना 20 न्यूटन। तो ये था वेक्टर का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, जिसमें पढ़े स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट था कि जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है उसी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में केवल डायग्राम वाला एक तरीका होता है, एक मैथमेटिकल तरीका होता है। मैथमेटिकल तरीका कुछ नहीं होता है, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, उससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन करें जो कि एलोंग नॉट बस डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि वेक्टर P है वो 20 न्यूटन किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो 20 न्यूटन ईस्ट की तरफ दिखाए, और वेक्टर Q 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है तो 20 न्यूटन नॉर्थ के तरफ दिखा है। तो हम हट जा रहे हैं, आप तब तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो पूरा मैथ्स है, इसमें हम उतना ही वेक्टर पढ़ेंगे जिसमें क्या, जितना हम केवल क्या फिजिक्स में काम आ जाए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो टाइप आता है वो क्या होता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आता है। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू वेक्टर आर said to be equal vector if they have same magnitude, same direction and same फिजिकल क्वांटिटी। दो वेक्टर को हम तभी इक्वल वेक्टर बोलेंगे जब उसमें क्या हो, उसका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, यानी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, और वो दोनों क्या है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। मान लीजिए फोर्स है, एक जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि ये क्या है, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पर F1 लगा कितना, F1 लगा 10 न्यूटन का, F2 भी लगा 10 न्यूटन का, F1 लगा 10 न्यूटन का और F2 भी लगा 10 न्यूटन का, और एक इधर से F3 लग रहा है, वो भी कितना है, 10 न्यूटन का है, वो भी कितना है, 10 न्यूटन का है। तो ये क्या, तो ये हम इसको क्या, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या कि हियर F1 एंड F2 ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर, F1 एंड F3 इक्वल वेक्टर, F1 एंड F2 एंड F3 इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होता क्या है, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, और दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन अगर हम बात करें F1 और F2 का, तो F1 और F2 का क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है, हाँ है। क्यों, क्योंकि पहला बात दोनों फोर्स ही है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम ही है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का 10 न्यूटन है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। F1 और F3 क्या है, इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों, F1 और F3 इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है, पहला बात दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसके कारण वो क्या है, दोनों F1 और F3 इक्वल वेक्टर नहीं है। सिमिलरली F2 और F3 भी इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों, F3 का डायरेक्शन इधर है, F2 का डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, F2 और F3। तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। अब दूसरा आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे बोलेंगे, टू वेक्टर आर said to be parallel vector if they have
ओनली सेम डायरेक्शन, बस ख़त्म बात। ये दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर हम कब बोलेंगे, जब दोनों का क्या होगा, केवल सेम डायरेक्शन होगा, उसी में हम क्या बोल देंगे, उसको पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। उसमें मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहे या ना रहे, लेकिन अगर केवल डायरेक्शन सेम रहेगा तो पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। तीसरा क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि इसमें जो रहेगा ना, सेम डायरेक्शन नहीं रहेगा, इसमें केवल डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। टू वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर जब क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट रहेगा। उसका मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों क्या है कि एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F3 है, F1 है और यहाँ पर F3 है, तो ये दोनों क्या है, दोनों का एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, दोनों फोर्स का, तो ये दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल हो गया। ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो गया, ये और इक्वल भी हो गया। अगर मान लीजिए अब एक और एग्जांपल से अगर हम लेते हैं, इससे एग्जांपल लेंगे, सेम नहीं बदल देते हैं कि ये हो गया F1 हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया F2 हो गया 20 न्यूटन और ये हो गया F3 जो हो गया वो 10 न्यूटन हो गया। अगर हम बात करें F1 एंड F2 का, तो F1 और F2 को क्या हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, सेम डायरेक्शन रहना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी रहना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, सेम डायरेक्शन है और सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसके कारण ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है। लेकिन F1 और F2 आर पैरेलल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड सब कुछ होना है। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन केवल सेम है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, उसको क्या बोलेंगे, उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अब हो गया, अब F1 F2 का बात हो गया। F1 और F2 क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर हम बात करें F1 एंड F3 का, तो ये ना तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है, और ना ही ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल जा रहा है, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एंटी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि इसमें F1 इधर है, F3 इधर है। सिमिलरली F2 एंड F3 क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। F1 और F3 क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले, सेम एग्जांपल, ये F1 हो गया 10 न्यूटन का, F2 हो गया 20 न्यूटन का, F3 नहीं है। इस बार अगर हम वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहला बात, इसमें तो इक्वल वेक्टर तो होगा नहीं, F1 और F2 इक्वल वेक्टर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अलग मैग्नीट्यूड है। लेकिन F1 एंड F2 क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर होगा। लेकिन F1 एंड वी जो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या एंटी पैरेलल होगा। तो इसमें बच्चा का सोचता है कि इक्वल वेक्टर से रिलेट करता है कि सब में लगाता है कि वो इसमें भी अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो ही पैरेलल वेक्टर होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो ही एंटी पैरेलल होगा। ऐसा नहीं है, केवल ये क्या है, इक्वल वेक्टर में एप्लीकेबल है। इसमें ना, इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल में आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, डायरेक्शन से मतलब रखना है। इसमें आपका कोई मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी से मतलब नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी अलग भी होगा तो दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है। तो इसमें F1 क्या है, फोर्स है,
वेलोसिटी है ये, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके कारण एंटी पैरेलल हो जाएगा। इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये ब्लॉक M है, अगर ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और वेलोसिटी है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड का, तो इसको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, लेकिन इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी अलग है, जिसके कारण ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा, लेकिन पैरेलल तो होगा। क्योंकि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा वेक्टर हो, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है बस पैरेलल हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एंटी पैरेलल हो गया। इसमें केवल मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है और ना आपका क्या फिजिकल क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग को इक्वल वेक्टर समझ में आ गया होगा, पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया होगा और एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया। अब दो वेक्टर और है, एक नेगेटिव वेक्टर है और एक क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। तो दो पहले समझेंगे, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं, 3 वेक्टर पढ़िए, अब तीसरा आता है एक निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं? टू वेक्टर आर said to be negative vector if they have same magnitude and opposite डायरेक्शन। दो वेक्टर को निगेटिव वेक्टर का बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहे। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो लेंथ ऑफ एरो से क्या पता चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों में क्या है कि दोनों का डायरेक्शन, वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी इधर है, अगर वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं, अब देखिए, अब यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिखेंगे। अब माइनस कैसे आया? अब माइनस का मतलब होता है कि ये माइनस वेक्टर में ना कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें माइनस लगना, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वांटिटी ही माइनस में चला गया। अब डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है इससे, जो कि -10 मीटर हुआ, अगर -10 मीटर मान लीजिए एलोंग वेस्ट हो गया, तो -10 मीटर का मतलब ये नहीं हो कि वो क्वांटिटी ही माइनस में चला गया है। -10 मीटर का हो गया कि मान लीजिए ये एक ओरिजिन है, इधर गए तो ईस्ट हुआ, इधर गए तो वेस्ट हुआ। तो अगर ओरिजिन से हम ओरिजिन के राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन के लेफ़्ट की तरफ आएंगे, ओरिजिन के लेफ़्ट की तरफ में आएंगे तो वो निगेटिव हो जाता है, वो क्वांटिटी निगेटिव का मतलब ये नहीं हो गया कि अब हम एलोंग वेस्ट लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस लगा दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वो ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ आ गया, तो लेफ़्ट एक डायरेक्शन हो गया, लेफ़्ट की तरफ में आया तो डायरेक्शन हो गया। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्वांटिटी निगेटिव में चली गई, निगेटिव का मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्शन हो गया, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको अगर हम पॉजिटिवली है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका इधर राइट की तरफ है, और इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ में है वेक्टर बी का, तो इसीलिए माइनस लगा है। माइनस का मतलब ये नहीं कि वेक्टर पूरा निगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आया कि दो वेक्टर को नेगेटिव कब लेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, उसको क्या बोला जाता है, अलग अलग मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। और माइनस, ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि माइनस का मतलब हो गया कि पूरा वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही नेगेटिव में आंसर आ गया, 0 से कम आ गया। 0 से मैग्नीट्यूड तो उसका 10 ही है, अगर मैंने लिखा s इज इक्वल टू -10 मीटर तो मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, -10 ना है, माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो फिजिकल, वो जो डिस्प्लेसमेंट है अपने ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आया है। ऐसे ही अगर हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक बॉल को हम नीचे गिराएंगे तो वो क्या होगा, इस धरती
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, तो नीचे आ रहा है यानी उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी वहाँ पर हम नीचे से दिखाएंगे। अगर वेलोसिटी ऊपर का है, अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं यानी वो ऊपर जा रहा है यानी पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है उसी के हिसाब से किया जाता है। तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया। अब देखिए एक अगर मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर मैंने बनाया ए वेक्टर, और तो मैंने पूछा कि 2a क्या होगा, 2a क्या होगा, तो सिंपल क्या होगा, 2a इसका मैग्नीट्यूड जितना है लेंथ ऑफ एरो इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो a ही हुआ और फिर इसका डबल हो जाएगा ये, तो 2a क्या हो गया, ये हो गया। तो 2a क्या हो गया, ये हो गया। अगर मैं बात करूँ कि ये वेक्टर a है और -2a क्या होगा, -2a, तो -2a मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा, लेंथ ऑफ एरो दुगुना हो जाएगा, सॉरी इसका दुगुना हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, 2 यानी ये वेक्टर ए जो है उसको 2 गुना बढ़ा दिया गया है, इसमें भी 2 गुना बढ़ाया गया था, लेकिन वेक्टर ए ही के डायरेक्शन में 2 गुना बढ़ाया गया था, इसीलिए डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड अलग हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, वेक्टर ए है इसमें भी 2 गुना बढ़ाया, लेकिन वेक्टर ए के हिसाब से क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी इसका ये हो गया 2 - 2a वेक्टर। इसके मुकाबले इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो गया, यानी इससे क्या होता है कि अगर हम इसे हो जाएगा FV मल्टीप्लाई ए नंबर, जो कि जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर, जो नंबर इन ए वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स। अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। सीधी सी बात है, अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना होगा, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा। डायरेक्शन केवल अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी नेगेटिव यही दिखा रहा है कि इस वेक्टर के मुकाबले ये वेक्टर क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हम क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम एक और पॉइंट लेके इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर जो कि 0 से छोटा है इन ए वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड, तो 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 टाइम्स ही बड़ा है, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स, बट डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंज, मतलब डायरेक्शन अपोजिट। अगर 2 वेक्टर को हम क्या किए हैं, -n क्या है, 0 से छोटा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर n 0 से बड़ा है यानी वो पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन वेक्टर n टाइम्स हो जाएगा। सीधी सी बात, ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, बस यही समझाने के लिए ये किया। अब एक और वेक्टर का टाइप आता है जिसको क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर। तो 5वां वेक्टर का टाइप क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। अगर 2 वेक्टर का पूंछ, ये क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, टेल हो गया। अगर टेल टू टेल 2 वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। या दोनों का इनिशियल पॉइंट बोले तो सेम है, या दोनों का क्या टेल सेम है तो दोनों को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो 2 वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट।
दो वेक्टर को कब हम बोलेंगे को इनिशियल, जब दोनों का इनिशियल पॉइंट या टेल टू टेल वेक्टर जुड़ा हो, उसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अब बचा है दो टॉपिक हम लोग का, एक पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो कि बहुत आसान है, और एक क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, ये दो टॉपिक बचा है। तो यहाँ तक नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा क्यों जाता है। तो जो हमारा पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर के बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इसी के लिए ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले आता क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो ही वेक्टर होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करें तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है, अगर हम दोनों चेंज करें तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, तो पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर मतलब सीधा कुछ नहीं है, ये इसका मतलब ये हो गया कि इस वेक्टर को हम कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर यहाँ है तो इसी वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके ये वेक्टर शिफ्ट हो सकते हैं, इसी वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके ये वेक्टर ए लिख सकते हैं, इसी वेक्टर को पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके ये मतलब कहीं पैरेलली हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए और डायरेक्शन मस्ट बी सेम होना चाहिए, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। अब इसमें केवल पैरेलली शिफ्ट करना है, रोटेट नहीं कर देना है। ये वेक्टर है, इसको अब ऐसे नहीं हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल दिए इसका, तो डायरेक्शन इसको रोटेट नहीं करना है, केवल क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर, इसको या इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी पैरेलली हम जहाँ मन वहाँ कर सकते हैं। अब ये बस यही था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की। अगर हम रोटेट नहीं करना है, उसको डायरेक्शन सेम रखना है। अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो वेक्टर ए नहीं रहेगा, वो वेक्टर कुछ और हो जाएगा। तो बस यही था पैरेलली शिफ्ट ऑफ वेक्टर। अब जो आता है इसका एप्लीकेशन यहाँ पर काम आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल होता है कि इट इज़ एंगल बिटवीन टेल और हेड ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का टेल टू टेल का एंगल को बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, या हेड टू हेड का को जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ज़्यादा ये यूज में नहीं आता है, ज़्यादातर हम यही यूज, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दे रहता है। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, दोनों टेल टू टेल जुड़ा है, तो ये जो थीटा बना ना, यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अब किसी के दिमाग में आया कि ये भी तो बना है थीटा, ये भी तो एंगल है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो थीटा होगा ना वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये थीटा तो एक्यूट है, तो 0 डिग्री 180 भी, लेकिन ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, जो कि 180 से बड़ा हो जाएगा। तो वो इस थीटा को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें किस थीटा को कंसीडर करना है, जो 0 और 180 के बीच में हो उसी थीटा को कंसीडर करना है। और टेल टू टेल का, या मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का हेड जुड़ा है, ये जो थीटा बना है ये क्या होगा, हेड टू हेड वाला भी क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, तो इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है, 30 डिग्री है यार। अगर ये 30 डिग्री है और ये वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल ना, ऐसे ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर क्या है 60, ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर क्या है
ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर क्या है, बी है, बी है ये। अब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो पूछेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या डायरेक्शन होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या डायरेक्शन हो, सॉरी एंगल क्या होगा। तो अभी हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़े, तो ये वेक्टर ए हो गया और इस वेक्टर को पैरेलली हम यहाँ पर इसको ले जाके चिपका सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ले जाके चिपका देंगे तो वेक्टर बी यहाँ दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया। और ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री है, दोनों के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो इसमें क्या करता है सब कि पूछेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो टप से मार देगा सब क्या कि 60 डिग्री होगा। लेकिन 60 डिग्री नहीं होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसमें एंगल, इसमें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, 60 डिग्री है। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड गए, टेल से टेल मिला दूँ या हेड टू हेड मिला। तो अगर हम इस वेक्टर को अगर हम इधर करते हैं, अगर हम ये तो इधर क्या है वेक्टर ए है, अगर हम इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ला देंगे, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मिल गया। अब ये इधर साइड क्या था 60 डिग्री था और इधर साइड 120 डिग्री हुआ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना आया 120 डिग्री आया। हमसे भी गलती हो गया। तो ऐसे ही गलती हो जाता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये 60 डिग्री नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि टेल टू टेल या हेड टू हेड नहीं मिला। पहले पैरेलल शिफ्टिंग करके हम टेल टू टेल मिलाएंगे तब क्या निकलेगा, 120 डिग्री निकल के आया। अब मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और इसका है 60 डिग्री, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे, इसका डायग्राम पहले कैसे बनेगा, तो ये हो गया वेक्टर ए हो गया और ये हो गया वेक्टर बी, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए इधर, इसको हम पैरेलली शिफ्ट करें, क्यों पैरेलली, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा। तो ये हो गया वेक्टर बी। अब दोनों के बीच में 60 डिग्री था तो हो गया 60 डिग्री। और एक क्वेश्चन और करते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हो गया आपका इधर बनाते, ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। फिगर एक गलती बना दी, 1 मिनट। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर सी। अगर हम बात करें, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बात करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में क्या है, सिंपली 60 डिग्री है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का बात करें, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का बात करें, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में 60 डिग्री नहीं है। इसको हम ये वेक्टर क्या है, वेक्टर सी इधर है और वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हम इधर लेकर जाएंगे, क्यों, ताकि टेल टू टेल मिल जाए। अभी इसका हेड और टेल मिला है, तो इसको सी को उधर हम वेक्टर ए को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो ये आ गया वेक्टर ए और दोनों के इधर था 60 डिग्री, तो ये होगा कितना 120 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में कितना एंगल है, दोनों अगर हेड टू हेड मिला है तो दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री दिख ही रहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक पैरेलल शिफ्टिंग करना है, कोई सा भी एंगल निकल जाएगा वेक्टर में। ध्यान देना है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे करेंगे, दोनों का मैक्सिमम टेल टू टेल ही मिलाया जाता है। अगर हेड टू हेड मिल रहा है उसको भी देख लेंगे और दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, यहाँ से पड़े ही होंगे, लगे ये 60 होगा तो ये लीनियर पेयर से 120 डिग्री होगा। तो बस यही था वेक्टर। अब मैं चाहता तो क्या, एडिशन वेक्टर, जिसमें क्या होता है, ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है और पॉलीगॉन लॉ आता है, उसको पढ़ा सकता है। लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें केवल क्या रहेगा, पूरा पहले कॉन्सेप्ट रहेगा कि ट्रायंगल लॉ कैसे किया जाता है,
पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, और क्या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ये सब करने के बाद उस वीडियो को सेपरेट करने का मेन मेरा कारण यही है कि उसमें बहुत अच्छा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए अभी उसको करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।